गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है दिसंबर 5 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी है और आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शन से। ये टॉपिक कल भी न्यूज़ में था और आज भी है और हम लोगों ने कल इसको एडिशनल आर्टिकल में भी देखा था। तो आज इसको हम लोग करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में भी लास्ट ईयर वोल्केनिक इरप्शन से सवाल पूछा गया है, तो मेंस के लिए भी अभी इक्वली इंपॉर्टेंट लगभग हो गया है। उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर इशू के बारे में बहुत बढ़िया टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज हैं, फार्मर्स क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं, और क्योंकि ये एक रिपोर्ट आई है एफएओ की, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। अपने नोट्स में वो इसको ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इंडिया में जो सुसाइड्स हैं वो एक एनसीआरबी की नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफी ज्यादा सुसाइड इंडिया में जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं उनके बीच में हो रहे हैं। और इसी टॉपिक से लास्ट ईयर नहीं बल्कि इसी साल 2023 के मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए मेंस के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा इश्यूज विद द डिसेबल्ड पॉपुलेशन, यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2017 में, तो हम लोग देखेंगे जरा उसको भी मेंस में। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग को लेके, डिसेबल्ड को लेके, या डिफरेंट एबल्ड, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो एडिटोरियल से आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते हैं सीधे पहले टॉपिक पे। और ये देखिए, 11 bodies recovered आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया, 12 मिसिंग। तो ये जो इरप्शन हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये इरप्शन हुआ है माउंट मरापी। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा वो। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। एक तरफ आपको वो रीजन का नाम देगा, एक तरफ आपको वोल्केनिक जो माउंटेन्स है उनका नाम देगा। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना रहता है। ऐसे सवाल भी पूछ सकता है, या सिंपल भी आपसे पूछ सकता है, माउंट मरापी वोल्केनिक इरप्शन रिसेंटली हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो इंडोनेशिया में हुआ है। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहो तो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए जरा। ये रहा। तो ये देखिए आपका, तो ये पूरा इंडोनेशिया का आइलैंड है जिसके अंदर आपका सुमात्रा भी आ गया, इधर जकार्ता भी आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है माउंट मरापी। ठीक है, माउंट मरापी। तो ये थोड़ा सा आपने लोकेशन इसकी याद रखनी है, ध्यान से रखते हो। तो ये सुमात्रा आइलैंड पे नहीं है, ये आपका जो है जावा आइलैंड पे है। ठीक है, जावा की इसकी जो जकार्ता जो है वो कैपिटल है, आपको अच्छे से पता है इंडोनेशिया की। और अभी ये शिफ्ट कर रहे हैं इस कैपिटल को, कहीं और लेके जा रहे हैं, वो एक कल सेपरेट टॉपिक रहेगा। लेकिन जावा जो आइलैंड है, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पे है माउंट मरापी। एक तरफ इसके इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है वर्ल्ड फेमस मलक्का स्ट्रेट। ये यहाँ पे सिंगापुर है। ठीक है, इधर मलेशिया आ जाता है, इधर भी इंडोनेशिया आइलैंड का जो पार्ट है सुमात्रा। सुमात्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, एज अ आइलैंड। तो ये तो छोटी सी लोकेशन के बारे में हो गया। और ये वल्केनिक इरप्शन ना वायलेंट था। ठीक है। अब वायलेंस के भी अलग अलग लेवल होते हैं। मतलब कुछ वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं, और उनकी जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो अंदर से गैसेस निकलती हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, जो मोल्टन पार्टिकल्स निकलते हैं, जो जो मोल्टन ग्राउंड होता है, उसको सबको पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। कई बार ये हमने देखा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ना कभी कभी ये 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी जा सकता है, कभी कभी ये 2-3 किलोमीटर तक रहता है, तो डिपेंड करता है। तो मरापी जो वल्केनिक इरप्शन हुआ है, इसमें से जो भी गैसेस और पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकला है, वो 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर की तरफ पहुंच गया। ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं गया है, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। एक तो आपको याद रखना है। लेकिन ये पूरा वल्केनिज्म या वल्केनिसिटी क्या होता है, देखिए, वल्केनिज्म एक प्रोसेस होती है। वल्केनिज्म एक इवेंट नहीं होता है। वो जो इवेंट होता है उसे कहते हैं वल्केनिक इरप्शन। तो वल्केनिक इरप्शन इज अ पार्ट ऑफ वल्केनिज्म। वल्केनिज्म की शुरुआत होती है यहां से। हमारा जो एस्थेनोस्फीयर होता है, अगर आपने थोड़ा वो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी वगैरह पढ़े हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हमारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं। ये 200 किलोमीटर की डेप्थ होती है। इसके बाद जो है वो एस्थेनोस्फीयर शुरू होता है। एस्थेनोस्फीयर जो है सॉलिड नहीं होता है और ये लिक्विड भी नहीं होता है, इसे सेमी सॉलिड कहते हैं। ये एक सेमी सॉलिड होता है। ठीक है। और इसी के अंदर जितने भी जो मैग्मा जनरेट होता है वो एस्थेनोस्फीयर के अंदर ही होता है। तो ये हो गया आपका एस्थेनोस्फीयर, जहां से मैग्मा जनरेट हुआ। अब यहां से जनरेट होने के बाद मैग्मा ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है, तो नीचे से मैग्मा ऊपर जाता है। मैग्मा जहां से ऊपर जाता है इसे वेंट कहते हैं।
ये जो पाइप होती है, दिस इज कॉल्ड वेंट। ठीक है। और जैसे पाइप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा डिप्रेशन बना है, गड्ढा सा बना हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। कभी कभी ये गड्ढा बहुत बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी छोटा भी होता है। तो जब ये छोटा होता है तो सिंपली वेंट कहते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा होता है इसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर यूजली जब ब्लास्ट वगैरह होता है ना तब होता है। और जब और बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा सबसे बड़ा साइज, काल्डेरा इतना बड़ा होता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी ये जो मैग्मा होता है वो एक ही पाइप से निकलता रहता है। ठीक है, ये जो पाइप है हमारी, मतलब वेंट, ये वेंट आप इसको कह सकते हो, पाइप ये हो गया पाइप। ठीक है, जहां से निकल रहा है वो वेंट है। अब ये वेंट ना ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले ये वेंट यहाँ पे था, फिर ये वेंट यहाँ बना होगा, फिर यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो जहां से बेसिकली मैग्मा निकलना शुरू होता है उसे वेंट कहते हैं। और ये एक बाद में एक पाइप बन जाती है। अब ये पाइप ना कभी कभी सीधी होती है इस तरह से, एक ही लाइन में होती है। लेकिन जब वल्केनिक जो माउंटेन है वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, मैग्मा ऐसे लेयर्स में से निकलना शुरू कर देता है, साइड में से। ऐसे इधर ना साइड में से भी निकलना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पे लेयर बन जाती है, एक लेयर इधर बन जा रही है, एक लेयर यहाँ बन जा रही है, एक लेयर यहाँ बन जा रही है। ठीक है, एक लेयर यहाँ बन जा रही है। तो इस तरह से बोलता है, ये लेयर्स के अंदर भी हो सकता है। और इस तरह के जो भी वल्केनोज होता है उसे हम लोग कंपोजिट वल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट वल्केनो। इसे हम लोग स्ट्रेटो वल्केनो भी कह सकते हैं। स्ट्रेटो मतलब क्योंकि लेयर्स के अंदर होता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से चलती है। और डिपेंड करता है कि ये जो अंदर से मैग्मा आ रहा है, जो अर्थ के ऊपर आ रहा है, जिसे हम लोग लावा कहते हैं लेटर ऑन, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार ये जो हमारा जो लावा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक। और कभी कभी ये जो लावा है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सिलिका कंटेंट है वो ज्यादा होता है। और बेसिक में क्या होता है, जो सिलिका कंटेंट होता है वो कम होता है। और जो बेसिक होता है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है। लेकिन जो एसिडिक होता है वो ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो बड़े बड़े पीक आपको दिखाई दे रहे हैं जो वर्टिकली बहुत ज्यादा होते हैं, वर्टिकली का मतलब ये है जिसके स्लोप, ये जो स्लोप होता है ना वो बहुत स्टीप होता है, ये एसिडिक मैग्मा या लावा के बने होते हैं। और जिनका स्कोप ऐसे जेंटल होता है, साइज में ये भी बड़े हो सकते हैं लेकिन इनका स्लोप जेंटल होता है कंपैरेटिवली। तो जिनका जो जेंटल स्लोप होता है वो यूजली बेसिक लावा के बने होते हैं, जिनके अंदर सिलिका कंटेंट कम होता है। ये थोड़े से ज्यादा डेप्थ से आते हैं, और ये थोड़े जो है शैलो डेप्थ से आते हैं। ये जो मैग्मा जो है शैलो डेप्थ से आता है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बस आपको पता होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि सर ये मैग्मा जनरेट तो हो गया, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। हर जगह तो लावा नहीं जाता है। देखिए, जैसे हमारी प्लेट होती है, तो एक हमारी ओशनिक प्लेट है, ये हमारी इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है, इधर पानी है। तो इसको ब्लू कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, मतलब एक दूसरे को हिट कर रही हैं। तो एक दूसरे को जब एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो ओशनिक प्लेट क्योंकि हैवी होती है ना, ओशनिक प्लेट हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ जाती है, सिंक करती है एस्थेनोस्फीयर में। और इसके आसपास देखोगे तो यहाँ पे हमारा एस्थेनोस्फीयर है, इसका टेम्परेचर काफी हाई है ना। जब ये ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ जाती है तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे जाके ये मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे ये नीचे जाओगे आप, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो किसी एक पॉइंट पे जाके, जहाँ पे इसका पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये रॉक्स यहाँ पे मेल्ट करने लगती हैं। और जब ये मेल्ट करती हैं तो इन्हीं मोल्टन रॉक्स को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। ये ओशनिक जो क्रस्ट ऊपर से आ रही है, प्लेट यानी कि जो आ रही है, उसी की वो मेल्ट जब हो जाती है इसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है वो आसपास के स्थैनोस्फेयर से कम होती है। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। और फिर बाद में ये इस कॉन्टिनेंटल प्लेट को तोड़ के जो है वो बाहर भी आ जाता है, इस तरह से। तो ये तो तब होता है जब एक तरफ ओशियनिक प्लेट होती है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोनों तरफ ओशियनिक प्लेट हो, पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है। तो एक तरफ ओशियनिक प्लेट है, दूसरी तरफ भी ओशियनिक प्लेट है। अब इसमें से भी एक प्लेट नीचे जाएगी, तो जो प्लेट नीचे जाएगी, जो हैवी होगी, वही प्लेट नीचे जाएगी। नीचे जाके ये भी मैग्मा बनाएगी, क्योंकि नीचे जाके टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मेल्ट हो जाती है स्थैनोस्फेयर में। अब ये मैग्मा भी जो है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और वो जो ऊपर की तरफ आना शुरू होगा तो डेफिनेटली अल्टीमेटली वो भी
इस तरह से किसी फिशर बनाएगा और वल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर आ जाएगा। सिंपल, आसान है, क्योंकि दोनों ही ओशेनिक प्लेट है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर होगा। ये सब पानी के नीचे हो रहा है, सब सारी प्रोसेस पानी के नीचे, इसे हम लोग ट्रेंच कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। जहाँ पे दोनों प्लेट मर्ज करती हैं, मतलब कोलाइड करती हैं, और नीचे उनमें से एक प्लेट नीचे जाती है, इस जगह को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। मरियाना ट्रेंच वगैरह के बहुत सारे, फिलीपींस ट्रेंच, ये ट्रेंच, बहुत सारी ट्रेंच हमारे पास, अलूशियन ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच है ना, वो ट्रेंच होती हैं। तो ये बनाएगी इस तरह से यहाँ पे। तो कभी कभी ये जो वल्केनिक माउंटेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पानी के नीचे होती है, कभी कभी ये पानी से ऊपर भी आ जाती है, और जब ये पानी से ऊपर आती है इसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो इंडोनेशिया ना इसी तरह से बना हुआ है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो अगर आप इसकी लोकेशन देखें जरा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका इधर आ गया, ये अपना इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब आ गया इधर, है ना। तो एक तरफ देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो पूरी ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, इसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। इस पूरी बेल्ट के अंदर यही प्रोसेस हो रही है जो ये अभी मैंने आपको दिखाई। ये सेम प्रोसेस इज हैपनिंग देयर। ओशेनिक ओशेनिक यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ओशेनिक प्लेट जो है यहाँ पे वो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे जा रही है। ओशियानिक प्लेट हमारी यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। सेम पैसिफिक प्लेट हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। इसके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, जैसे कहीं पे जॉन डी फूका प्लेट हो गया, इधर कोकोस प्लेट हो गया, करेबियन प्लेट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन मेजर प्लेट पैसिफिक प्लेट है। और आपको ये पता है कि जब दो प्लेट जाती हैं तो उसमें से एक प्लेट डेफिनेटली वो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे जाके वो मेल्ट करेगी, ऊपर आएगी, और इस तरह से वल्केनिक इरप्शन करेगा। तो इंडोनेशिया में भी इसी तरह का वल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जिसके एक तरफ हमारी पैसिफिक प्लेट है और दूसरी तरफ हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इसीलिए इंडोनेशिया वगैरह में इतने सारे अर्थक्वेक भी आते हैं। तो ये पूरी जो बेल्ट है जो यहाँ पे दिखा रखी है, इसे सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दुनिया के 70 से 75% जो वल्केनिक इरप्शन है और जो अर्थक्वेक है वो इसी बेल्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वैसे क्लास में अगर करते हैं तो 3-4 घंटे का चैप्टर होता है ये, लेकिन 3-4 मिनट में आपको बताना, इसका मतलब ये है कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपनी एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज ज्योग्राफी की 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें। तो वोल्केनिक इरप्शन वाला चैप्टर उसके अंदर है, वो भी पढ़ सकते हो। जीसी लियोंग एक बुक आती है ज्योग्राफी की, आप उसके अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, करंट अफेयर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले स्टैटिक पोर्शन के ऊपर अपनी कमांड बनाए। चलिए जी, ये वाला टॉपिक भी मेंस के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने की अभी एक रिपोर्ट इशू की है, और उसने ये कहा है कि दुनिया में हर साल $10 ट्रिलियन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम के अंदर लॉस हो जाता है। और इंडिया की अगर बात करें तो हमारे जीडीपी का 11% हर साल एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो फूड वेस्टेज होती है, या फिर जो एग्रीकल्चर में हम लोग अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लॉस हो जाता है। भैया 11% जीडीपी बहुत मैटर करता है। तो इससे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पोवर्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80% से ज्यादा जो फार्मर है वो बिल्कुल छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं। अगर उनका भी 11% लॉस हो गया तो उनके पास बचेगा क्या? पॉवर्टी तो ऑफ कोर्स आनी ही वाली है। एनवायरमेंटल डैमेज होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, अंडर नरिशमेंट होगा। ये थोड़ा हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। ये किसने कहा? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने कहा है। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने सोल्यूशन भी बताए हैं। क्या क्या सोल्यूशन बताए हैं? मल्टी क्रॉपिंग करिए, ये क्या होता है थोड़ा हम इसको भी देखेंगे। न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करिए, फार्मर्स की वेलबींग को प्रोटेक्ट करिए, ये थोड़ी थोड़ी चीजें उसने बताई हैं। तो आगे थोड़ा इसमें हम थोड़ा ज्यादा देखेंगे। अब देखिए जरा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ। अब कुछ आप सोच रहे होंगे सर इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है। इसके नाम के ही अंदर इसका मीनिंग होता है। इंटेंसिव मतलब इंटेंस, मतलब डेंस। जब आप एक छोटे से खेत से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हो, इस खेत की मैक्सिमम यूटिलिटी को आप यूज करते हो, तो उससे इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं।
साल के 12 महीने इस खेत में खेती की जाती है। बहुत सारे फर्टिलाइजर का इसमें यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, ताकि ये खेत आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सके। इसे हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। पहले इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इतना ट्रेंड नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीजें लगभग लगभग शुरू हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर हो गया? वीट और राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग पल्सेस, मिलेट्स वगैरह ये ग्रो किया करते थे। इनको हटा के हम लोग वीट और राइस के ऊपर डिपेंड हो गए। तो डाइवर्सिफिकेशन हमारे यहाँ पे कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल सीड्स थे बेचारे वो भी गायब हो गए। जो हमारी जो नॉलेज सिस्टम था वो भी चला गया, क्योंकि ये सारी विदेशी प्रैक्टिस हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली। हाई यील्डिंग वैरायटीज, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हमारी जो लोकल नॉलेज थे ट्रेडिशनल, वो तो खत्म ही कर दी हम लोगों ने। मोनोकल्चर का ये इंपैक्ट हुआ। मोनोकल्चर मतलब जब आप एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो करते हो साल दर साल चेंज नहीं करते हो, इसे मोनोकल्चर कहते हैं। मोनोकल्चर का नुकसान ये हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स थी उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया, और आपकी न्यूट्रिशन नीड्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्योंकि आप एक ही तरह का खाना खा रहे हो डेली बेसिस पे, न्यूट्रिशन कैसे आएगा? आ ही नहीं पाएगा, है ना। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, नीचे से पानी निकालते ही रहते हैं, क्योंकि पैडी, शुगर केन वगैरह ये सब तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, पानी इनको ज्यादा चाहिए होता है। अब उसमें समस्या ये हुई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर जैसे फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, या एसेट्स हमारे ट्रैक्टर वगैरह वो सब हो गए, सबके अंदर प्राइवेट सेक्टर आ गया। प्राइवेटाइजेशन कर दिया हम लोगों ने काफी हद तक। और इनडेटनेस, हमारे किसान कर्जे में डूब गए। अगर हम 1992 को 2013 से कंपेयर करें, तो जो फार्मर्स का जो डेट था, जो ऋण है, कर्जा है, उनके एसेट के हिसाब से, मतलब उनके लैंड के हिसाब से देखा जाए, तो 630% ज्यादा है। 1922 में ये कर्जा कम हुआ करता था किसानों के ऊपर। ये सारी दिक्कतें हुई। आपको मैंने पहले ही बताया कि 80% एग्रीकल्चर इंडिया में मार्जिनल छोटे फार्मर्स हैं, तो इनकम भी डेफिनेटली कम होगा। सिर्फ 10,000 एवरेज मंथली इनकम है हमारे यहाँ पे फार्मर्स की, जो कि हमारी नेशनल एवरेज से कितना कम आप देख सकते हो। कुछ खास क्रॉप्स के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, राइस और वीट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इससे दिक्कतें ये हुई कि दूसरी क्रॉप जो है वो इग्नोर हो गई। हमारे जो कोर्स ग्रेन्स थे, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स वगैरह, सब हम लोगों ने इग्नोर ही कर दिया। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग शुगर केन के ऊपर फोकस करने लगे। कैश क्रॉप है ना, ताजा ताजा पैसा आता है। पैडी के ऊपर फोकस करने लगे। ग्राउंड वाटर खत्म कर दिया हम लोगों ने। इसकी वजह से फिर बाद में पोल्यूशन, आप देख ही लिया होगा, स्टबल बर्निंग वाला तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक ही किया हुआ है। ठीक है, आप ज्यादा राइस ग्रो करोगे तो सीधी सी बात है पैडी कल्टीवेशन भी होगा। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में फार्मर जो है वो सोयाबीन उगाते हैं, सोया की खेती करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा उनको प्राइस मिलेगा। लेकिन अभी इंडियन मार्केट सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ, जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे इस बार आप रशिया का एग्जांपल और यूक्रेन का एग्जांपल दे सकते हो, तो सोया प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ चले गए। तो मालवा रीजन के जो फार्मर्स थे, उनका जो इनकम था वो भी चला गया। तो ये कुछ इश्यूज तो हैं हमारे यहाँ पे। एग्रीकल्चर में डिफरेंट इश्यूज हैं, चाहे इकोलॉजिकल इश्यूज हो, इनकम इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सॉल्यूशन ये निकाला है, यूएन ने ये कहा कि भैया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ा, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी जो बड़े बड़े विद्वान जो लिखते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी करते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो। मतलब वो खुद ऐसा हो सकता है कि वो फार्मर्स ना हो, या उन्होंने कभी खेती ना की हो। अगर की हो तो खेती शायद बहुत साल पहले की होगी, अभी नहीं कर रहे होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो होती है। तो कई बार ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ना एक अलग बात होती है, ऊपर ऊपर से सजेशन देने एक अलग बात होती है। आज एक्चुअली में उस फील्ड में होते हो, आपको ग्राउंड रियलिटी पता होती है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। ये कह देना कि अच्छा क्रॉप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, इतना आसान नहीं है। किसानों को ये बोल देना कि ऐसा करो, पैडी कल्टीवेशन छोड़ दो, वीट कल्टीवेशन छोड़ दो, मिलेट करना शुरू करो, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना उसको बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि सिर्फ हजारों फैक्टर ऐसे हैं जो उस किसान के डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। करना तो वो भी चाहता है, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन में आप इसी तरह की बातें सजेस्ट करोगे, ठीक है, वो उसका कितना वायबल है नहीं है वो एक अलग मैटर है। लेकिन यस,
मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। कर्नाटका में सिस्टम डेवलप होता है जिसे कहते हैं अक्काडी सालू। इसमें वो किसान क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, एक क्रॉप के बीच में जो है दूसरी क्रॉप भी ग्रो करते हैं। तो इससे क्या है, न्यूट्रिशन नीड्स भी पूरी हो जाती हैं और इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। यस, बेनिफिट ऑफ द ऑल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, आप मिलेट ग्रो करिए, 2-3 साल मिलेट ग्रो करिए, फिर 2-3 साल वाइस और रीट ग्रो करिए। इससे आपकी न्यूट्रिशन नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। और क्योंकि मिलेट जो है वो पानी की बचत करती हैं, आपकी पानी की बचत भी होती रहेगी, ग्राउंड वाटर भी आपका सेव हो जाएगा। राइट। फर्टिलाइजर की कम रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मिलेट्स को ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आपका आपका जो इनपुट कॉस्ट होती है वो भी कम होगी। इन सारी तरह की चीजें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। सब्सिडी वगैरह जो दी जाती है जो सरकार के द्वारा, वो भी थोड़ा उसको रैशनलाइज गवर्नमेंट कर सकती है। तो फार्मर्स का इससे क्या बेनिफिट होगा, फार्मर और क्या क्या सोल्यूशन बेसिकली हो सकते हैं फ्रॉम द फार्मर्स परस्पेक्टिव। तो इनका यही कहना है कि साहब ऐसा करिए, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करिए, केमिकल जो इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं उनको थोड़ा कम करिए, केमिकल्स का यूज कम करिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए। अब कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ किसान इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो बन गया है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी इन्होंने वही कही है भैया कि खेती बाड़ी करने के साथ जो है लाइव स्टॉक भी करिए, पोल्ट्री करिए, कि आपकी इनकम को एनहेंस करते हैं। सिर्फ और खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट ना रहे, थोड़े जानवर वगैरह भी पाल सकते हो, है ना, वो सब करना चाहिए। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है कि एक अलोकेशन प्लान, मतलब जितनी खेती बाड़ी किसान कर रहे हैं उसका 70% कमर्शियल क्रॉप करिए, 20% फूड और फोडर के लिए रखिए, और 10% जो है एनवायरमेंटल सर्विसेज के लिए। मतलब जो जो थोड़ा पेड़ पौधे लगाइए, गार्डनिंग वगैरह करिए, जो लोकल अपने पेड़ पौधे होते हैं वो अपने खेत में ग्रो करिए। तो इनका ये कहना है इवेंचुअली हम लोग इससे जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 50% हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स करेंगे। ठीक है, बाकी 50% में हम लोग लाइव स्टॉक कर सकते हैं, जानवर वगैरह पाल सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, अपनी जो लोकल ट्री स्पीसीज होते हैं, है ना, जैसे किसी का जामुन हो गया, कुछ भी अमरूद हो गया, वो सब अपनी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करेंगे डेफिनेटली, तभी जाके प्रॉपर सोल्यूशन निकलेगा। और एग्रीकल्चर से तो हमेशा ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होता है वो रहता है सुसाइड से। और 2023 के मेंस में आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वीमेन इज इंक्रीजिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो टॉपिक है सुसाइड वाला। इस टॉपिक के अंदर अलग अलग डायमेंशन हो सकती हैं। कभी कभी उसने यंग वीमेन पूछा, अगली बार वो आपसे यंग मैन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट ईयर वो आपसे जो है वेज अर्नर्स के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे जो है वो ओल्ड एज के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे वो स्टूडेंट्स के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे कोटा वगैरह में जो है सुसाइड्स वगैरह होते हैं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर जितनी डायमेंशन वो आप तैयार करिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया रिपोर्टेड टोटल ओवर 1.7 लाख सुसाइड इन 2022। 1.7 लाख सुसाइड बहुत होते हैं। इनमें से लगभग 33-35% जो सुसाइड है वो वेज अर्नर्स के हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स के हैं और फार्मर्स के हैं। बड़ी बहुत बड़ी बात है। मतलब 1.7 लाख में से 33%, 34% वेज अर्नर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहाँ पे फार्मर्स और कल्टीवेटर्स के बारे में जीरो सुसाइड हुए हैं। और जो हुए भी हैं हो सकता है वो अलग रीजंस की वजह से हुए हों, लेकिन कल्टीवेशन और फार्मिंग की वजह से नहीं हुए हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 48,000 वीमेन उन्होंने सुसाइड किया है 2022 में, जिनमें से 50% से ज्यादा जो महिलाएं रही हैं वो हाउसवाइफ थी, होम मेकर थी। एक तो यहाँ पे रिपोर्ट ये नजर आती है कि जितने भी सुसाइड इंडिया में होते हैं, मतलब 1.7 लाख में से आप मान के चलिए 48,000 वीमेन है, बाकी तो मैन है। तो 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख के आसपास मैन है। तो मर्द ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, महिलाएं कम कर रही हैं। जितनी महिलाएं कर रही हैं उसमें से 50% जो है वो हाउस वाइफ्स है। ठीक है, अब उसके अंदर हाउस वाइफ के अंदर भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कारण जो है इन्होंने छोटे छोटे बताए हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा मेजर फोकस रीजन है यहाँ पे हमारे।
इलनेस, बीमारी वगैरह से बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इशू जिसके अंदर डाउरी वगैरह भी आ गया, इससे भी काफी सुसाइड होते हैं। तो ये तो कुछ रीजन इन्होंने बताए हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा सुसाइड के एथिकल मोरल पर्सपेक्टिव में जाएं और जीएस पेपर 4 या 2 के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ें, तो बहुत सारी चीजें हमें नजर यहाँ पे आएंगी। तो सुसाइड की जब बात की जाती है तो कुछ लोग सुसाइड करने वालों को कहते हैं कि यार वो तो बहुत ज्यादा कोवर्ड था, मतलब वो बहुत ज्यादा डरपोक आदमी था, अपनी सिचुएशन के साथ लड़ नहीं पाया। दिक्कतें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन वो उनके साथ लड़ नहीं पाया, तो इसलिए शायद उसने सुसाइड कर लिया। कहना बहुत आसान होता है ना। शायद जिस आदमी ने सुसाइड किया हो वो भी पहले ऐसा ही सोचता हो सुसाइड के बारे में, लेकिन कई बार सरकमस्टेंसेस चारों तरफ ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को कोई मौका नहीं मिलता। को मरना तो कोई नहीं चाहता है। जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो शायद उसको लगता होगा कि यही एकमात्र रास्ता है जो मुझे इन डिस्पेयर से, इस सैडनेस से, इस सफरिंग से बाहर लेके जा सकता है। जब वो सफरिंग अनबियरेबल हो जाती है, उसको अपनी लाइफ का वर्थ, कीमत खत्म होती हुई नजर आती है, तो शायद आदमी उस तरह उस टाइम पे सुसाइड करता है। अलग अलग फिलोसफर्स ने सुसाइड के बारे में अलग अलग बातें बोली हैं। कुछ का कहना है कि ये जस्टिफाइड है, कुछ का कहना है कि जस्टिफाइड नहीं है। तो ईच सुसाइड सिग्नल्स a state failure to secure the basic condition for the human dignity and the livelihood। जैसे हम लोगों ने फार्मर्स की बात किया, हम लोगों ने हाउस वाइफ्स की बात किया, डेली वेज अर्नर्स की बात किया, एग्रीकल्चर लेबरर्स की बात की। अगर ये लोग सुसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उनका पर्सनल फेलियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर है। लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये स्टेट का फेलियर है ना। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार उसको कम नहीं कर पा रही है, स्टेट का फेलियर है। कानून आपने या तो बनाए नहीं है, बनाए या तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो स्टेट का फेलियर है। बहुत सारे केसेस में ये स्टेट का फेलियर भी नजर आता है, क्योंकि फैमिली में अगर बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसा देखा गया है कि जो सुसाइड फैमिली इश्यूज की वजह से होते हैं, उन इश्यूज में भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो पैसे के रिगार्डिंग होते हैं। पॉवर्टी उसमें एक रीजन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर ही नजर आता है ना। इनका कहना है कि देखिए, वाइल पर्सनल क्वालिटीज मैटर, द एबिलिटी टू प्रिजर्व डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द enabling environment where support and the opportunity are lacking, hardship erodes courage and the stoicism। मतलब जहां पे आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, इमोशनल या फाइनेंशियल या कोई और, ठीक है, तो आप ना लड़ने से लड़ नहीं पाते हो, फिर लड़ने की जो क्षमता आपकी कम हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ना अलग अलग सवाल पूछते हैं सुसाइड के बारे में। डू यू थिंक, बहुत सारे यहाँ पे एथिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डू यू थिंक टेकिंग वंस ओन लाइफ इज मोरली जस्टिफाइड, ऐसा सवाल पूछा जाता है। यंग लोगों के बीच में सुसाइड ज्यादा क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। इंडिया में जो डेवलप्ड स्टेट है वहां पे सुसाइड ज्यादा क्यों है, पुअर स्टेट के अंदर इंडिया में सुसाइड कम है। What steps can be taken to stop the youth from taking their own this extreme step or by taking their own life। ये कुछ सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अब जब सवाल मोरालिटी का है, तो सुसाइड के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही। जेरेमी बेंथम की अगर बात करें, जेरेमी बेंथम ने यह कहा कि हालांकि अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो उससे वो ग्रीफ से तो बच जाता है, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, सफरिंग हो रही थी, उससे उसको तो उसने अवॉइड कर लिया, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है सफर करते हैं। कांट ने यह कहा दैट he who contemplates suicide should ask himself whether his action can be consistent with the idea of humanity। कांट हमेशा ह्यूमैनिटी के ऊपर सपोर्ट करते हैं, और कांट का यह कहना है कि ह्यूमन लाइफ आपको मिली है ना, ये बहुत रेयर है, आप बहुत लकी हो, आपको ह्यूमन लाइफ मिली है। तो चाहे कितनी भी सफरिंग हो, पहले ये चीज सोचें जरूर कि ये इंसानी जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इसका यूटिलाइज करिए, राइट। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे डीन जेकस रसो है, इनका कहना है is such that every man has a right to risk his own life in order to preserve it। लेकिन ये सुसाइड के बारे में डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हर आदमी लाइफ में कभी ना कभी तो रिस्क लेता ही है, तो ये भी एक रिस्क है, आदमी सुसाइड करके दुख दर्द पीड़ा से बच जाता है। होप्स और लोग का ये कहना है कि भाई देखिए, जो नेचुरल लॉ होता है, जो नेचर ने आपको दिया है,
वो एक इंसान को कुछ चीजें करने से रोकता है, टू डू दैट विच इज डिस्ट्रक्टिव टू हिज लाइफ और टेक अवे द मीन्स ऑफ द प्रिजर्विंग द सेम। अगर कोई आदमी अपनी, देखो नेचर ने आपको लाइफ दिया है, लेकिन आप लाइफ तो खुद ले रहे हो ना, नेचर तो आपकी लाइफ नहीं ले रहा है। हाँ, अब बीमारी से मरते तो शायद वो आप कह सकते हैं नेचर ने आपको दिया है, किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो वो नेचुरल डेथ का प्रोसेस है। लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी ले रहे हो तो नेचुरल लॉज का अगेंस्ट में है। एरिस्टोटल का कहना है कि एरिस्टोटल कहता है कि इन हिज डिस्कशन ऑफ द करेज मेंटेन्स दैट द कमिटिंग सुसाइड टू अवॉइड पेन और अदर अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस इज अ कॉवर्डली एक्ट। एरिस्टोटल सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप कमजोर हो, आप नहीं लड़ पा रहे हो जिंदगी से, ठीक है, तो सेल्फ किलिंग वो आपके खुद के लिए तो ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आप एक कॉवर्ड कहलाए जाएंगे, डरपोक कहलाए जाएंगे। हेरोडोटस ने भी अलग अलग चीजें कही, ठीक है। हेरोडोटस ने बेसिकली सुसाइड को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि जब लाइफ में बहुत बर्डन हो जाए तो सुसाइड करने का तरीका हो सकता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है। कन्फ्यूसिज्म कहता है कि सुसाइड करना मोरली परमिसिबल है, एक ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से बेटर है कि आप सुसाइड कर लो, ऐसा कन्फ्यूशियस कहता है। डेविड ह्यूमिट क्या कहते हैं, सुसाइड कैन बी कंपेयर टू द रिटायरिंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड बिकमिंग अ टोटल रेक्लूज विच इज नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी इमोरल। आप दुनियादारी से ऊपर चले गए, आप रिटायर हो गए अपनी सोशल लाइफ से, तो ये भी सुसाइड को उस सेंस में उतना मोरली गलत नहीं मानते हैं। लेनर्ड पीकॉफ का कहना है कि सुसाइड इज जस्टिफाइड व्हेन मैन्स लाइफ owing to the circumstances outside of a person control is no longer permissible। जब आपके अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है तो सुसाइड करना परमिसिबल है, ऐसा इनका कहना है। तो अलग अलग लोग सुसाइड के बारे में अलग अलग जस्टिफिकेशन देते हैं। आपका भी अपने पर्सनल व्यू हो सकता है। पहले इंडिया में सुसाइड जो है क्राइम हुआ करता था, खैर अभी वो क्राइम तो नहीं है, लेकिन सुसाइड अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। वाई देर इज अ हाई सुसाइड रेट अमंग द यूथ। यंग लोगों के बीच में सुसाइड के केसेस ज्यादा क्यों होते हैं? एजुकेशन में फेलियर हो जाना, जॉब्स नहीं मिलना, है ना, वो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे माना जाता है। लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आता। बहुत लोगों को सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है, दो चार पेपर में फेल हो गए, लाइफ में कुछ जो चाहा था वो नहीं मिला, सुसाइड कर लेते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में आपके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, लोग अकेला फील करते हैं। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट आज के यूथ में बहुत दिक्कत है ना। भगवत गीता में क्या, हैविंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन इज अ ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। आप दुख में हो, दर्द में हो, आपका दुख दर्द आपके साथ शेयर करने वाला कोई है, तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, गीता में कहा गया है। लेकिन समस्या यही है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के आपके करोड़ों हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड में आपके पास एक भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको, बिना जज कमेंट के आप शेयर कर सको, आपको दुख हो तो आप उस फ्रेंड को फोन कर सको। ये समस्या है, लोनलीनेस की दिक्कत है। कम्युनिटी बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे, फैमिली स्ट्रक्चर हमारे टूट रहे हैं, ठीक है, आप अकेला फील कर रहे हो। मेंटल हेल्थ केयर क्राइसिस हमारे यहाँ पे है। ये सारी दिक्कतें हैं। डेवलप्ड स्टेट के अंदर ज्यादा क्राइसिस नजर आता है एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया। क्योंकि जो डेवलप्ड स्टेट होते हैं वहाँ के जो यूथ होता है, जो लोग होते हैं, वो थोड़े से ज्यादा एस्पिरेशनल होते हैं। और जब आप एस्पिरेशनल होते हो तो आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं अपने आप से, और जब वो उम्मीदें फुलफिल नहीं होती आपको एंग्जाइटी आता है, आपको टेंशन होने लगती है। ज्यादा डेवलप्ड जब कोई सोसाइटी होती है तो इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। सोशल बॉन्ड, कम्युनिटी बॉन्ड जो है वो वीक होने लगता है। और जो इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हो। आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, आपकी सक्सेस, आपका पैसा, तो सब कुछ जब इंडिविजुअल ओरिएंटेड हो जाता है तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है कि आप खुद की हेल्प कर सकते हो, दूसरों की हेल्प लेने से अवॉइड करते हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है इसके अंदर कि दूसरे की हेल्प लेना वीकनेस की निशानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। ओवर कंजप्शन, मटेरियल चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, इमोशनल वैल्यूज हम लोगों ने खत्म कर दी, ये भी रीजन यहाँ पे नजर आते हैं, है ना। एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस नजर आते हैं। आपके कॉलेज के स्टूडेंट आपसे बहुत आगे निकल गए, आपके दोस्त, आप पीछे रह गए, तो एक एंजाइटी आता है, आप एग्जिस्टेंस के, आप गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, वो सारी सारी चीजें होती हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज खत्म हुई, वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इसीलिए डेवलप्ड स्टेट के अंदर ये चीजें अनफॉर्चुनेटली नजर आती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यूथ को, ये सब ना करें तो लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस करें, सेल्फ अवेयरनेस करें,
है ना, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागे, आर्ट म्यूजिक राइटिंग क्रिएटिविटी उसकी तरफ भी जाना बहुत जरूरी होता है ना। टीम एफर्ट्स सिखाना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट कंपैशन ये सब वैल्यूज हमें स्कूल में फैमिली में दी जानी चाहिए, राइट। कि एक दूसरे की हेल्प अगर करते हैं तो वो वीकनेस की निशानी नहीं होती है ना, ये सारी चीजें। मेंटल हेल्थ जो इनिशिएट इश्यूज जो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, तो उसका स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। सोशल मीडिया का यूज थोड़ा सा कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है आपको खुद से। आप उनके साथ अपने आपको कंपेयर करने लगते हो कि यार इसकी लाइफ तो कितनी मस्त चल रही है, मैं तो बहुत पीछे रह गया। ये सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो जो हमारे पास हेल्पलाइन है आप उनकी हेल्प लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है आप जो है सोसाइटी के रिगार्डिंग सीख सकते हो। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो मेरे ख्याल से डिसेंट वे में आप उसको हैंडल भी कर सकते हो। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है, इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाय। यहाँ से 2016 में सॉरी क्वेश्चन पूछा गया था। Does the right of the person with disability act 2016 ensures effective mechanism for empowerment and the inclusion of the intended beneficiaries of the society। देखिए 2016 में ही एक्ट पास हुआ और 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ईयर ही यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत सारे एक्ट पास करता है पार्लियामेंट, तो क्या सभी एक्ट के बारे में हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन रखें? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग जो एक्ट वगैरह पास होते हैं डेफिनेटली वो तो आपको याद करने ही है। वीमेन हो, चिल्ड्रन हो, ओल्ड एज, है ना, वो तो आपको करना ही करना है। वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 2011 का जो सेंसस है हमारा क्या कहता है, कहता है इंडिया की 121 जो करोड़ की जनता है उसमें से 2.68 करोड़ पीपल आर डिसेबल्ड, मतलब 2.21% पीपल आर डिसेबल्ड। अलग अलग लेवल की डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये उनका कहना है। ठीक। जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं इंडिया में उसमें से 56% जो मेल हैं, 44% उसमें से फीमेल है। जितने भी डिसेबल इंडिया में हैं उनमें से 69% जो रूरल एरियाज में रहते हैं। ये जो है 2011 का सेंसस हमारे पास है। अभी लेटेस्ट सेंसस होना था, अब तक हुआ नहीं है, लेकिन यस लास्ट वाला सेंसस का डेटा ही हम लोग यूज करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि डिसेबल्ड वाले केस में इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1 in every 10 चिल्ड्रन इज बोर्न विद और अक्वायर्ड अ फिजिकल मेंटल सेंसरी डिसेबिलिटी इन इंडिया। हर 10 में से एक बच्चे को कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हमारे यहाँ पे हो रही है अनफॉर्चुनेटली। जितने बच्चे भी डिसेबल्ड हैं हमारे यहाँ पे उनमें से सिर्फ 35% के आसपास ही बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, या उनको स्कूल जाने की एक्सेस है। तो बाकी 65% तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये भी हैं सारे के सारे, तो उसके थोड़ा डिटेल में आगे जाएंगे हम लोग। ह्यूमन राइट अब्यूज होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर लेवल पे होता है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बार जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके फैमिली मेंबर ही उनको सोसाइटी में बाहर नहीं निकलने देते, घर के अंदर बंद करके रखते हैं, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स का क्लियर कट वायलेशन है। तो ये फैमिली वाले ही कर रहे हैं बहुत क्या सारे केसेस में, बाहर वाले तो करेंगे बाद में, फैमिली वाले पहले कर रहे हैं। डिसेबल्ड जो पर्सन है उन्हें डिपेंडेंट पर्सन समझा जाता है, उनको फैमिली के ऊपर बर्डन समझा जाता है। अब इमेजिन करिए कि किसी की फैमिली पुअर भी है और उसके घर में डिसेबल्ड बच्चा भी है, तो उसकी क्या हालत होगी। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। और अगर कोई थोड़ा सा मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगर किसी को थोड़ी बहुत दिमाग में हल्का फुल्का हेर फेर है, या वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है प्रॉपर, प्रॉपर बोल नहीं पाता है, चीजें समझ नहीं पाता है, तो उस केस में तो फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा शर्म महसूस करते हैं, उनको समाज में बाहर निकलने नहीं देते। उनको लगता है कि ये हमारे सोशल स्टेटस को खत्म कर देगा, वहां पर जाके अजीब गरीब हरकत करेगा, लोग जो है हंसेंगे इनके ऊपर। और उनके ऊपर नहीं, बेचली वो अपने खुद के ऊपर हंसने से डर रहे हैं। अब उनकी वजह से लोग सुपरस्टिशन के पीछे भागने लगते हैं, झाड़ फूक करवाने लगते हैं, ब्लैक मैजिक करवाने लगते हैं, सोशल गैदरिंग में लेके नहीं जाते। ये समस्याएं बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। यस, हमारे इंडियन कानून के हिसाब से जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, उनको ऐसा प्रॉपर्टी राइट नहीं है। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके सिबलिंग्स में बांट दी जाती है। ये भी समस्याएं हैं। पहले ही आप डिसेबल्ड हो, ऊपर से आपके साथ ये भी हो रहा है। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी शादी के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। भी तुम शादी करके क्या करोगे, तुम तो खुद डिपेंडेंट हो, है ना। उनको इनोसेंट चाइल्ड लाइक एसेक्सुअल समझा जाता है डिसेबल्ड लोगों को। ये समस्याएं हैं। और अगर डिसेबल्ड कोई गर्ल है तो समझो स्कूल की तो एक्सेस ना के बराबर है आपके पास।
जो डिसेबल्ड गर्ल है उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है डिसेबल्ड बॉयज से सोसाइटी में, तो पहले से डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज और गर्ल्स में, अब और ज्यादा हो रहा है। ये कुछ समस्याएं जो है हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड को फेस करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट्स लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज हैं। हालांकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद ये समस्याएं तो हमारे यहाँ पे हैं ही। तो कौन कौन से स्टेप्स जो है अभी तक गवर्नमेंट ने लिए हैं? सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये गवर्नमेंट ने चलाया, जिनमें जो डिसेबल्ड हैं कोशिश की जाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, सोसाइटी के कामों के अंदर पार्टिसिपेट करें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक्सेस मिले, ये कोशिश की जाती है इस प्रोग्राम के अंदर में। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो दिव्यांग है उनका रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। हमारे पास एक किरण हेल्पलाइन भी है, ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेंटल अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है, रिहैबिलिटेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो इस पे कॉल करके भी हेल्प ली जा सकती है। उसके अलावा कुछ रीजनल प्रोग्राम की अगर बात करें, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इन्होंने महाराष्ट्र में वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है स्पार्क, स्पार्कलिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लोग भी क्या करते हैं, गांव गांव में जो डिसेबल्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, एजुकेशन की सुविधाएं वगैरह वो सब देने की कोशिश करते हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, कुछ स्टेप हम लोगों ने लिए भी हैं, अ, लेकिन और फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो खासकर जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है फिलहाल, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में वही हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। उनको डिग्निफाइड लाइफ देने की कोशिश करनी है। यस, एजुकेशन उनको हम लोग दें, जो सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी के मन में डिसेबल्ड को लेके वो थोड़ा दूर करें, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली करें, जो लिफ्ट सिस्टम है, सीढ़ियों का सिस्टम होता है जो बसेस में होती हैं, सब कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं वो डेफिनेटली करें। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डिसेबल्ड फ्रेंडली चीजें करें, ये सारी चीजें हम लोग करें। एनजीओ लोकल लोगों को साथ मिला के काम करें, है ना। मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करते रहें। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिसेबल्ड को लेके कुछ सेंसिटिव चैप्टर्स वगैरह ऐड कर किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, तब हम लोग सोसाइटी को, डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, ताकि वो भी डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सके। ठीक है, तो आज के लिए इतने आर्टिकल काफी हैं, काफी अच्छा आर्टिकल किया आज हम लोगों ने, मेंस के परस्पेक्टिव से थे मोस्टली, लेकिन मजा आया। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।